नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए जो यूनिट पढ़ाई जाएगी वो है यूनिट नंबर 5, आंकड़ों का प्रबंधन। इस यूनिट से आपको ज़्यादातर प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो सवाल आएंगे आपको जिस तरीके से गणित के सवाल पूछे जाते हैं ना, वैसे इसमें से आपको गणित के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गणित के सवालों में आपको हड़बड़ाना नहीं है और तसल्ली के साथ में आपको करना है। ठीक है, तो देखिए, तो गणित के सवाल जो है आपके अपने जो सवालों के अंतर्गत सबसे पहले आपको जो मूल पूर्व ज्ञान है आपका वो काम में आएगा। तो इसमें आपको मैं कुछ चुनिंदा सवाल आपके लिए बता रहा हूँ और कुछ सवाल भी आगे बताऊँगा कि जैसे लाभ हानि के सवाल कैसे करते हैं या फिर सरल ब्याज का ब्याज सवाल कैसे करेंगे और अनुपात, समानुपात या माध्यक, माध्यिका, माध्यमान, ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे उस तरीके को भी मैं आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनको मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं लेकर चल रहा हूँ सीधा अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। यानी पहला क्वेश्चन है कि आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। यानी आंकड़े किसे कहते हैं? हम दैनिक जीवन में अनेक संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखते हैं, अनेक प्रकार की टेबल देखते हैं। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं, यानी डाटा उपलब्ध करवाती हैं। अतः आंकड़े संख्याओं के वे संग्रहण है, वो कलेक्शन है जो हमें कुछ सूचनाएं देने के लिए हम एकत्रित करते हैं, वो हमारे आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ों की परिभाषा आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें कि मिलान चिन्ह क्या है। भाई, मिलान चिन्ह क्या है? अगला प्रश्न है, प्रेक्षण का मान किसी प्रत्येक आवृत्ति के लिए खड़ी रेखा खींची जाती है और 4 खड़ी रेखाओं के बाद उस प्रेक्षण का मान 5वीं आवृत्ति के लिए चारों खड़ी रेखाओं को काटती हुई एक तिरछी रेखा खींची जाती है। तो ये सब क्या कहलाता है? मिलान चिन्ह कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से। भाई, 1 का चिन्ह ये होता है, 2, 3 और 4। अगर हमें 5 लिखना हो तो इनको इस तरीके से काट देंगे, तो ये हमारा 5 का मिलान चिन्ह हो गया। तो ये हमारी सब जो चलती हैं वो स्टैटिक के अंतर्गत चलती हैं, स्टैटिक मैथमेटिक्स सांख्यिकी के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है, देखिए, आंकड़ों का संकलन करते समय कौन कौन सी विधियां होती हैं? आंकड़ों का संकलन करने के लिए तो 2 विधियां आपको याद रखनी है। पहली है संगणना विधि। इस विधि में तथ्यों को जानने के लिए संपूर्ण समूह की प्रत्येक इकाई का पहले अध्ययन किया जाता है। और दूसरी है हमारी निर्दर्शन विधि, और इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण समूह के स्तर पर कुछ इकाइयों को छांट करके अध्ययन किया जाता है। तो ये आंकड़ों को इकट्ठा करने की 2 विधियां हैं, अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न हमारे ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आप लोग रट के रखना है कि बारंबारता क्या होती है। एक प्रश्न इनसे आएगा 100%, 4-5 प्रश्न है ये। बारंबारता, किसी अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों की विविधता का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि किसी प्रेक्षण का मान की आवृत्ति होती है, किसी एक आंकड़े की आवृत्ति जितनी बार होती है वह उस प्रेक्षण का या आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। यानी कि जो मान सबसे ज़्यादा आता है वो क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। उसके बाद बात करें अपवर्जी बंटन किसे कहते हैं, तो भैया आप लोगों ने 10वीं क्लास में सांख्यिकी की एक यूनिट पढ़ी होगी, एक प्रश्नावली पढ़ी होगी, जिसके अंतर्गत 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार का बारंबारता बंटन पढ़ा होगा, जिसमें कि किसी एक वर्गांतर की उच्च सीमा उसके अगले वर्गांतर की निम्न सीमा होती है। भाई देखो, ये हमारी निम्न सीमा है तो ये उच्च सीमा। अब यहाँ पर ये उच्च सीमा निम्न बन गई है, ये उच्च बन गई है। अब ये 20 यहाँ पर निम्न बन गया है तो 30 इसका उच्च हो गया। तो इस प्रकार की जो हमारी सारणी बनेगी अपवर्जी बंटन सारणी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम समावेशी बंटन किसे कहते हैं, तो समावेशी बंटन के अंतर्गत उच्च सीमा और निम्न सीमा किसी भी वर्गांतर के अंदर समान नहीं होती है। जैसे 1 से 9, फिर सीधा 10 से 19, फिर 20 से 29। तो ये हो गया हमारा समावेशी बंटन। ठीक है ना, इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा कभी समान नहीं होती। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो केंद्रीय प्रवृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है मध्यक, जिसको हम मीन बोलेंगे। दूसरे का नाम है मध्यांक, जिसको हम मीडियम बोलेंगे। और तीसरे का नाम है बहुलांक, जिसको हम मोड कहेंगे। तो ये 3 केंद्रीय प्रवृत्तियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा
देखिए, मध्यमान का सूत्र ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ, सूत्र अच्छा है। तो राशियों का योगफल यानी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ये सबने पढ़ा है कि राशियों की संख्या जितनी हो और राशियों की संख्या का भाग दे देंगे राशियों का योगफल में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। जैसे एक सवाल है, ये हमारी जैसे ये संख्याएं हैं हमारी टोटल कितनी है, ये आप लोग काउंट करना, ये टोटल संख्याएं हैं 7। इन सबको पहले तो योगफल करो, योगफल किया हमने 112 आया। इन टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, 7 है, 7 का भाग दे दिया, कितना माध्य आ गया हमारा, 7 आ गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। आगे देखिए आप लोग, ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो इसकी माध्यिका भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो, एक अंग्रेजी की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से कुछ अंक प्राप्त किए, तो ये अंक इन्होंने प्राप्त किए थे जो यहाँ पर लिखे हुए। तो इनकी माध्यिका क्या करेंगे हम निकालने के लिए, सबसे पहले तो हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद इस तरीके से आरोही क्रम में इनको लिखेंगे। अब क्या करना है, ये संख्या जितनी है ये सब कितनी संख्या है टोटल, ये सब संख्या विषम है। क्या है, इन संख्याओं की संख्या क्या है, विषम है। ठीक है, अतः 8वां पद जो होगा इसका क्या होगा, माध्यिका कहलाएगा। अब जब 8वां पद माध्यिका है तो माध्यिका का फॉर्मूला विषम संख्याओं के लिए क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है ना, ये टोटल कितनी है हमारी, 15 है भाई, 15 है ना, ये 15 है। तो 15, अब ये विषम संख्या है 15। ठीक है, तो इसका माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसका 8वां पद माध्यिका कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि विषम है और विषम के लिए n+1 करते हैं। क्या करते हैं, n+1। तो 15 + 1 हो गया 16, 16 में भाग देंगे 2 का, क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8वें नंबर पर इनमें हमारी, अब हमने आरोही क्रम में जब जमाई है तो कौन सी संख्या होगी, वो होगी साथियों 46 होगी, 8वां पद, जो इसकी माध्यिका क्या होगी, 46। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, समप्रायिकता क्या है, समप्रायिक घटना किसे कहते हैं। थोड़ा सा देखिए, समप्रायिक घटना की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार की घटना जिसमें परिणाम के आने की समान संभावना होती है उनको बोलते हैं हम समप्रायिक घटना। जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा होगा या बच्ची होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, ये क्या कहलाती है, समप्रायिकता। मतलब इसमें किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 50-50% होती है, उसको कहेंगे हम समप्रायिकता। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभिक घटना क्या है। एक घटना जिसमें प्रयोग का केवल एक ही परिणाम प्राप्त हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे सिक्के के उछालने पर या तो हमको चित मिलेगा या फिर पट मिलेगा। ठीक है ना, तो वो क्या है, सब प्रारंभिक घटना है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका कि वेट क्या है। तो वेट, VAT यानी वेट क्या है, इसको बोलते हैं साथियों विक्री कर। किसी भी वस्तु की बिक्री पर जो बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है, यह बिक्री कर व्यापारी द्वारा ग्राहक से वसूला जाता है और व्यापारी इस प्रकार प्राप्त रकम को सरकार के खाते में जमा करता है। यह बिक्री कर वस्तु के विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, और इस राशि को बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का वसूला गया कर हमारा वेट कहलाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। अलग अलग वस्तुओं के लिए यह वेट अलग अलग प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा सरल ब्याज का सूत्र। अब आपको सरल ब्याज का सूत्र याद रखना है क्योंकि आगे हम सवालों को करेंगे। तो सवाल है वो इसी सूत्र के माध्यम से होगा। तो साधारण सूत्र का आप जानते ही हैं, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये हमारा सूत्र है, इसको याद रखना। अब आते हैं हम थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है। ठीक है ना, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या अंतर है इनमें। तो प्राथमिक आंकड़े हमारे कच्चे माल की तरह होते हैं, प्राथमिक आंकड़े हमारे मौलिक होते हैं। ये आंकड़े उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं और इनको इकट्ठा करने के लिए धन, समय और मेहनत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जबकि द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल निर्मित माल की तरह होते हैं, रेडीमेड होते हैं। ये पहले से ही इकट्ठा किए हुए होते हैं, इनको प्रयोग करने से पहले संशोधित करना जरूरी होता है
और ये हमें सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको आप। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे फिर सवालों का ही आएगा। सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये आपको विशेषकर याद रखना है, ठीक है ना। देखिए सवाल ही पूछे जाएंगे। बहुलक या फिर बहुलांक का उपयोग लिखिए। जब बहुत तीव्रता से केंद्रवर्ती मान मालूम करना हो तो बहुलांक का उपयोग करेंगे। जब अत्यंत शुद्ध और सही माध्यम की आवश्यकता होती है, सही माध्यम की आवश्यकता नहीं हो तो हम बहुलांक का उपयोग करेंगे। जब वितरण का मान या प्राप्तांक निकालना हो जिस पर अत्यंत बारंबारता हो तो वह निरीक्षण से भी ज्ञात किया जा सकता है, निरीक्षण से भी ज्ञात हो जाता है, तब हम बहुलांक का उपयोग करेंगे। गुणात्मक तथ्यों का वितरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब समय तथा श्रम का बहुत अधिक अभाव हो तब भी हम किसका उपयोग करेंगे, बहुलांक का उपयोग करेंगे। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम संभावना या प्रायिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संभावना एवं प्रायिकता ये दोनों चीज़ें है क्या। देखिए आप लोग, बच्चे कई प्रकार के आंकड़ों से परिचित होते हैं और वे व्यापकीकरण, चयन और निर्णय लेने के लिए आंकड़ों का उपयोग भी करते हैं। हम बच्चों को आंकड़ों का विश्लेषण करने और कुछ पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करने में उनकी मदद करते हैं। और बच्चे ऐसे सवालों के बारे में सोचें जिनमें आंकड़ों के निष्कर्ष निकालना हो या कभी अपने पर्यावरण में घटने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने की ज़रूरत पड़ी हो। उनके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जब उन्हें फैसला करना होगा कि कौन सी घटना ज़्यादा संभव है और किन चीज़ों की संभावना बराबर है। संभावना के बारे में हमारी व बच्चों की अलग अलग समझ होती है। जाहिर सी बात है यह समझ हर व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित होती है। बच्चों को संभावित परिणाम, संभावना व अन्य संबंधित बातों से परिचित कराना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम सबको अपने सामाजिक और अन्य पूर्वाग्रहों के विश्लेषण में मदद मिल सकती है। उनकी संभावना की उपयुक्त समझ हम सबको बेहतर निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। अब एक प्रश्न है आपका, एक पासे से संबंधित है, यानी पासा है। देखो आप लोग जानते हो जब किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार उछाला जाता है तो मैक्सिमम अंकों की संख्या कितनी होगी, परिणाम कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए या फिर 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो परिणाम कितने मिलते हैं, 36 मिलते हैं। ये चीज़ें जनरली आपको याद रखनी है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो प्रश्न दिया गया है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको कि 7 से छोटी संख्या आए। एक सवाल तो यह है कि दूसरा है कि 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम मैक्सिमम 6 होते हैं। 6 से बड़ा कोई भी अंक पासे के अंदर होता नहीं है, ध्यान रखना। तो पूछा गया 7 से बड़ी संख्या, जब भैया 6 ही मैक्सिमम है तो 7 कहाँ से आएगा। तो 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सेकंड वाले का। लेकिन 7 से छोटी पूछा गया है तो कितना होगा। देखो 7 से छोटी कौन कौन सी आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये संख्याएं कितनी हो गई, 6 हो गई। और हमारे टोटल परिणाम भी कितने हैं, 6 हैं। तो संख्याएं बटे कुल परिणाम, आंसर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो याद रखना 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई है तो आंसर होगा 1, और 7 से बड़ी पूछी गई तो आंसर क्या होगा, 0। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को हल करना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रायिकता के गुणधर्म कौन कौन से हैं, गुणधर्मों की बात की गई है। ये अच्छा सवाल है। ऐसी घटना जिसके सभी संभावित परिणाम उसके अनुकूल हो उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर कहें कि जो घटना अवश्य 100% घटेगी वो निश्चित घटना कहलाती है। इस घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं होती उसको हम असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना यानी नहीं घटने वाली घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। और इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो 2 सवाल हो गए आपके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रायिकता की परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता टोटल ई है, ठीक है। तो 1 से अधिक नहीं हो सकती, वो प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अंश में
जो संख्या है वह ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, जो हर की संख्या यानी जो कुल संभावित परिणामों की संख्या है उससे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग याद रखना, कोई भी प्रायिकता होगी, ठीक है ना, उसकी संख्या कभी भी 1 से अधिक नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी, ठीक है ना। या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 के बराबर या 1 से कम होगी। तो प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर के 1 के मध्य में ही रहती है। ये हमारा क्या निकल के आया है, कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष निकल के आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात का। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखिए आगे चल के। देखिए आप लोग, यहाँ पर पूछा गया है आपसे पी का मान। देखो P अनुपात 6, फिर समानुपात 1 अनुपात 1.5। तो देखो ऐसे सवाल अगर आपको दिया जाए ना, तो जो अनुपात है ना उसको बटे में लिखते हैं। तो देखो P/6, समानुपात का मतलब हो गया बराबर 1/1.5। अब इस 1.5 को करने के लिए आपको करना क्या है, दशमलव लगा लो भले ही। तो देखिए आप लोग, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, वज्र गुना कर दो। वज्र गुना करेंगे ना तो 1.5 इंटू पी इक्वल टू 6 हो गया। ये 6 हो गया ना। तो अब इसके नीचे मान के चलते हूँ, मैं कर दूँ यहाँ पर 15 चौके 60, यहाँ से काट भी सकता हूँ। तो इसका भाग अब यहाँ पर है ना पी पी को इधर ही रख लेंगे, पी को यहीं पर रखेंगे, 6/1.5 कर लेंगे। अब 1.5 करने के लिए, इस एक पॉइंट को हटाने के लिए हमें भाग दे देंगे 10 का, ठीक है ना। तो भाग देंगे 10 का, आप लोग यहाँ से करिए। तो ये हो गया 15 गुना 10। अब आप लोग कर सकते हो, ये कितना हो गया 60, 15 चौका 60, पी का मान क्या आ गया भाई, 4 आ गया। तो देखिए आप लोग आंसर में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है ना। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर एक मिस्त्री की बात की जा रही है। अब यहाँ पर लाभ हानि का सवाल है। एक मिस्त्री ने एक पंखे को 325 रुपये में खरीदा और 377 रुपये में बेच दिया। तो लाभ है प्रतिशत ज्ञात करना है। भैया सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, उसको लाभ हुआ कि हानि। उसको लाभ हुआ था, कितना हुआ था भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, लाभ हुआ था भैया 52 रुपये का। और लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको याद रखना है, याद रखना है, ये सूत्र है अपना लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ये आप लोग रेट में, जब मैं आपको लाभ हानि की प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालें चाहे हानि प्रतिशत निकालें, हमेशा किस पर निकलती हैं, क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। तो लाभ प्रतिशत, तो देखो यहाँ पर लाभ कितना है हमारा 52 रुपये, क्रय मूल्य हमारा कितना था 325 रुपये, गुणा कर देंगे 100, प्रतिशत निकाल रहे हैं ना इसलिए। अब आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लो, कितना आएगा आंसर हमारा, 16% लाभ हुआ था उस मिस्त्री के लिए, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। देखो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 से बढ़कर के 5500 हो चुकी है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। तो देखो वृद्धि प्रतिशत पूछा जाता है हमेशा, जब भी मैंने आपसे पूछा था प्रतिशत वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब लाभ हुआ हो, कमी हुई हो इसका मतलब हानि, वो हमेशा एक क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, मतलब शुरुआती की संख्या पर निकाले जाते हैं जो मूल संख्या होती है। वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5000 से बढ़कर के 5500 हुई, इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ है 500, जनसंख्या बढ़ी। अब ये हमारी बढ़ी कितनी, अब पूछा गया वृद्धि प्रतिशत, वही लाभ प्रतिशत की तरह। तो वृद्धि कितनी हुई है 500 की, बटे मूल संख्या, मूल जनसंख्या कितनी थी 5000, यानी क्रय मूल्य की तरह, गुणा कर देंगे 100 से। बस अपना आंसर आ जाएगा गुरु, अपना आंसर आ जाएगा कितना, 10% हमारी जनसंख्या बढ़ी है। ऐसे आंसर आप लोग निकालेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन अपना देखिए। ऐसे सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखो आपसे सिंपली एक ऐसा सवाल भी दिया जाए कि 15% है गुणा एक अननोन संख्या है बराबर 27। तो मान लिया जाए कि वो कोई संख्या है जिसको हम x मान लेते हैं, तो 15% है, नहीं 15/100, और इस गुणा की जगह और जो प्रश्न चिन्ह लगाया उसकी जगह x लिख लो बराबर 27। ये आप आसानी से कर सकते हो, ये आप आसानी से कर सकते हो। अब हल क्या दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना। 15x/100 कितना हो गया, 15x/100 था, तो 27 की तरफ इधर ले जाएंगे, 27 की तरफ ले गया, 2700 हो गया। अब 15 का भाग दे दो 2700 में, अपना आंसर निकल के आ गया, श्योर है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार।
180 आंसर आ रहा है ना। सिंपल ही है, आप लोग इनको कर सकते हो आसानी से हल। देखो यदि एक साइकिल 450 रुपये में बेची जाए और उसको हानि होती है 10% की, हानि कितनी हुई 10%, यदि वह 540 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मान लिया जाए उस विक्रेता ने साइकिल 450 रुपये की तो खरीदी, अब हानि उसको 10% हुई, हमको पता नहीं है कि कितने में बेची है, वो कितने में बेची है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको सबसे पहले 100 रुपये मान के चलना है। कितना मान के चलना है 100 रुपये, और विक्रय मूल्य हमारा मान के चलते हो 100 रुपये क्रय मूल्य है। अब चूंकि विक्रय मूल्य हमारा क्या बन जाएगा, फिर विक्रय मूल्य ये है 100 रुपये, हानि हुई 10%, इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्या बन गया 90 रुपये बन गया ना, 90 बन गया ना। जब 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, कितना है 100। इस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है। जब हमारा 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपको क्या करना है, फिर वही हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। तो भैया क्रय मूल्य हमारा 100 है, क्या हुआ भाई, नीचे विक्रय मूल्य को लिखा, अब यहाँ पर क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को, जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है क्योंकि हमें कोई राशि ज्ञात नहीं है इसलिए। अब क्या करेंगे, जब 450 रुपये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 450, विक्रय मूल्य क्या है 450 है भाई। चलो 450 से गुना कर दिया, तो अब आप लोग क्रय मूल्य निकालो, इसको हल कर दो सीधा ही, दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है ना। आया समझ में। और उसके बाद लेकिन उस राशि में हमको 500 रुपये दे रखा है क्रय मूल्य, ठीक है ना, और विक्रय मूल्य आपका 540 है, तो लाभ हमारा कितना हुआ 40 रुपये का। 500 रुपये पर 40 का लाभ हुआ, तो 1 रुपये पर कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, 40/5 कितना आ जाएगा हमारा 8% आ जाएगा ना, 8 रुपये। तो उस तरीके से आपको ये हल कर लेना है। शायद एक पेज छोटा थोड़ी है इसके अंदर, कोई नहीं है। अगला सवाल आप लोग ऐसे ही करेंगे, इन सारे सवालों को मैं आपको एक सवाल ब्याज वाला बता देता हूँ, ठीक है। एक सवाल ब्याज वाला और आता है, ये देखिए। देखो यहाँ पर सीमा ने अपने मित्र से 3 माह के लिए, समय कितना है 3 माह, 1000 रुपये उधार लिए, इस धन पर उसने 20 रुपये का ब्याज देना पड़ा। ब्याज कितना देना पड़ा है 20%, 20 रुपये का। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, आपसे मूलधन नहीं, वो नहीं पूछा उसने, ब्याज की दर पूछी है। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, समय है, मूलधन है, और हमारे पास ब्याज भी है। इस फॉर्मूले में आप लोग जमा देंगे, क्या करेंगे इस फॉर्मूले में जमा देंगे, ब्याज की जगह 20 लिखेंगे, मूलधन की जगह 1000 लिखेंगे, समय की जगह 3 महीने लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ये होती है हमारी वार्षिक दर होती है ना, इसलिए हमने क्या किया, ये 3 महीने में ले रही है, जबकि ये सूत्र हमारा वार्षिक के लिए है, तो 3 महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे देंगे, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है भाई। 1 साल के लिए सूत्र होता है हमेशा, ये वार्षिक ब्याज दर का सूत्र है, लेकिन बात की गई है 3 महीने की, तो 3/12 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर दिक्कत क्या है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न अपना इस तरीके का है। देखो यहाँ पर मूलधन 400 रुपये, दर हमारी 10% से 2 वर्ष के लिए फिर उधार दिया उसको। तो आप लोग इसको भी हल कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें से क्या निकालना है, सरल ब्याज निकालना है, और फिर उसका मिश्र धन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ब्याज आता है उसको मूलधन में हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, मूलधन में उसको जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे सवाल हैं जो आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों इस तरीके से आप लोग अब रीट के लिए आप लोग तैयार रहना, कि रीट में किस तरीके से आपको सवाल पढ़ाए जाएंगे। एक एक प्रश्नावली को हम निचोड़ेंगे इसी ही चैनल पर, तो आप लोग थोड़ी लंबी तैयारी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।